नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे महाविनाश का ट्रेलर। और उत्तराखंड के चमोली में बीते दिन ग्लेशियर टूट जाने के कारण काफी तबाही हुई। वहीं इस आपदा ने देश भर को, इस घटना ने झकझोर कर रख दिया और हर किसी के सामने एक बार फिर 2013 का वो मंजर याद आ गया। ग्लेशियर टूटने से प्लांट, बांध, पुलों को नुकसान पहुंचा और सैकड़ों लोग बह गए। पर इस प्रलय के बाद प्रलय के कारणों का सवाल जहन में उठ रहे हैं, जिस पर आज हम सूबा बोलेगा में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस प्रलय के कारण आखिर हैं क्या। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 7 साल बाद फिर प्रलय टूट पड़ी। रविवार सुबह चमोली में जिले के जोशीमठ में महाप्रलय का ट्रेलर देखने को मिला, जहां एवलांच से धौली गंगा नदी का जल स्तर बढ़ गया और अप्रत्याशित बाढ़ आ जाने से जोशीमठ के इलाकों में जान माल को काफी नुकसान हुआ। बता दें कि उत्तराखंड में इन प्राकृतिक त्रासदियों के पीछे डैम के निर्माण को भी बड़ा कारण बताया जा रहा है, जिसके बाद सवाल उठता है कि विकास की आड़ में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ क्यों? क्योंकि अगर पहाड़ों की छाती छीलकर विकास की इबारत लिखी जाएगी तो क्या ऐसे ही विकास की हमें जरूरत है? पहाड़ों पर प्रकृति के साथ लगातार हो रही छेड़छाड़ को लेकर उमा भारती ने पहले ही चिंता जाहिर की थी। चमोली जिले में हुए हादसे के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिमालयी क्षेत्र में बांध नहीं बनाने की सिफारिश की थी। उमा भारती ने ट्वीट कर लिखा कि जब मैं मंत्री थी तब अपने मंत्रालय की तरफ से हिमालय उत्तराखंड के बांधों के बारे में जो एफिडेविट दिया था उसमें यही आग्रह किया था कि हिमालय एक बहुत ही संवेदनशील स्थान है, इसलिए गंगा और उसकी मुख्य सहायक नदियों पर पावर प्रोजेक्ट नहीं बनने चाहिए। बता दें कि 2013 केदारनाथ के प्रलय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में बांध के लिए एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने सिफारिश में कहा था कि राज्य में और बांध निर्माण का कार्य नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगस्त 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी। बावजूद इसके राज्य में निर्माण अभी भी जारी है। बीती 7 फरवरी की त्रासदी में लापरवाही के चलते तमाम लोगों की जानें चली गई। वहीं सामने आई त्रासदी की डरावनी तस्वीरें अपने पीछे तमाम सवाल छोड़ गई हैं। सवाल यही कि क्या इस हादसे के बाद प्रकृति पर कुछ रहम किया जाएगा और क्या इस प्रलय का जिम्मेदार इंसान तो नहीं? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो सुबह बोलेगा में आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह कि 2013 में केदारनाथ में जो बाढ़ आई, आखिर हमने उससे क्या सीखा? हजारों जिंदगियां जो काल के गाल में समा गई, आखिर उससे हमने क्या सीखा? कितने ऐसे थे जो अपनों से बिछड़ गए, तब भी हमने क्या सीखा? जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट में बताया, 2013 की बाढ़ के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार में बांध के लिए कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने सिफारिश में यह बात कही थी कि राज्य में बांधों का निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद अगस्त 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी, लेकिन उसके बावजूद भी काम जारी रहा। और इसके अलावा तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसके मैं नाम बता सकता हूं। तपोवन की बात कर लें, विष्णु प्रोजेक्ट की बात हम कर लें, पीपल कोठी प्रोजेक्ट की बात कर लें, तो कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। और दूसरी तरफ चमोली में जो कुछ हुआ, वो काम करने के तरीके को, पहाड़ों में किस तरह से खुदाई की जा रही, किस तरह से काम किया जा रहा है, किस तरह से कटान की जा रही है, इन सब पे सवाल उठ रहे हैं कि हम प्रकृति से जो छेड़छाड़ कर रहे हैं और उसका खामियाजा हम ही को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन उससे बड़ा सवाल जो बार बार मैं कह रहा हूं कि 2013 केदारनाथ बाढ़ में आखिर हमने क्या सीखा?
मैं चाहूंगा कि सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में आज अपनी बात को रखिए, क्योंकि 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है चमोली हादसे में, और साथ ही साथ 200 लोग लापता हैं, जिनके लिए तमाम टीमें बनाई गई हैं। जो सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है, उनकी तलाश भी लगातार की जा रही है। लेकिन ऐसे हादसे ना हो, उसके लिए किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है, इसी पर आज हम बात करेंगे और इस हादसे की वजहों को भी तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त शशि भूषण मैथानी, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट चमोली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशि साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। AK बियानी पर्यावरणविद हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। AK बियानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाशी पीपली अधिवक्ता NGT से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है साक्षी जी आपका। और अनिल राणा हमारे संवाददाता चमोली से इस वक्त जुड़ गए हैं। अनिल, सबसे पहले हम ताज़ा अपडेट जाएंगे कि जो हादसा हुआ, जो चमोली में महाप्रलय देखी, तपोवन में जो जल प्रलय आई, उसमें अब तक ताज़ा अपडेट क्या मिल पा रही है? कितने लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, कितने लोग अब तक लापता हैं, और किस तरह का काम अब तक किया जा रहा है ताकि के लोग अब उस भाव की चपेट में ना आए? अभी तक जो चमोली में जो ये आपदा आई है, इसमें 206 लोगों के लापता होने की वो जो आधिकारिक सूचना मिली थी वो ये थी, और इसमें से 32 लोगों के शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं। और अभी भी लगातार जो पुलिस के जवान है, SSB के जवान है, ITBP के जवान है और सेना के जवान है, लगातार राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। आज हम कह सकते हैं कि आज यहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों लगातार प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पे बने हुए हैं। जी, क्या कहा था मुख्यमंत्री ने? क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मीडिया से मुखातिब हुए, क्या कुछ कहा उन्होंने? मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि अगर किसी भी तरह की जो ये आपदाएं हैं, इस आपदा को निपटने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है, और लगातार जिस तरह से यहाँ के लोगों के किसी भी तरह की अगर उनको समस्या का सामना करना पड़ता है, उन्होंने टोल फ्री नंबर भी दिए हैं। और साथ ही आप अपने जो प्रतिनिधि है उनको भी ये बताया है कि आप लोग भी हर संभव यहाँ पे सहायता करें। और साथ ही जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी हैं, वो भी लगातार दौरे कर रहे हैं, और रैणी गाँव में भी उन्होंने आज भ्रमण किया है स्थानीय जो लोगों के साथ, उनके साथ में। और साथ ही जो यहाँ पे ITBP है और सेना है, उनके जवानों की भी जम करके उन्होंने तारीफ की है। जी, लेकिन तपोवन में अनिल जो कुछ हुआ, इसके पीछे सीधे तौर पे अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आप रिपोर्टिंग करते हैं, तमाम जगहों पर जाते हैं, तमाम डैम्स का आपने दौरा किया है, सबसे बड़ी वजह आपको क्या नजर आ रही है? जहाँ तक हमें लग रहा है कि मैंने जो जहाँ तक हमने देखा है कि लगातार ग्लेशियर पिघलने का भी ये कारण हो सकता है कि ग्लेशियर पिघला हो, और उसकी वजह से जो डैम है, डैम क्षतिग्रस्त हुआ है। क्षतिग्रस्त होने के बाद जो ये भयंकर, जो लोग वहाँ फंसे हुए थे, वो भयंकर आपदा के शिकार हो गए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि धार्मिक के कारण भी इससे जोड़ रहे हैं कि यहाँ पे देवी मंदिर था, निर्माण कार्य के दौरान देवी मंदिर को तोड़ा गया। तो जो स्थानीय लोग हैं वो इस तरह के वो कह रहे हैं। लेकिन जहां तक हमने जानकार लोगों से बात की, उन्होंने इसको अब कहा कि जैसे देवीय जो ये क्षेत्र है, ये देवीय होने के साथ साथ ये भूकंप जोन भी है। भूकंप जोन के कारण यहाँ की जो चट्टानें हैं वो कमजोर हो जाती है, खिसक जाती है। इस वजह से भी यहाँ पे इस तरह की घटनाएं होती रहती है। जी, अब शशि भूषण साहब, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आ रही है। जी, शशि भूषण जी भी हमारे साथ हैं, और जाने माने जिसे कह सकते हैं कि मैथानी साहब जो है एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं, और सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शशि भूषण साहब, आपको क्या लगता है, जो कुछ हमने देखा चमोली में महाप्रलय देखी, और इसके पीछे बड़ी वजह क्या नज़र आ रही है? हम सुन रहे हैं कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं ये ग्लेशियर की वजह से हुआ है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से हुआ है। आपको क्या लगता है, अपने तजुर्बे के आधार पर अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ? पहले तो मैं ये जरा करेक्ट करवाना चाहूँगा कि मैं पर्यावरणविद नहीं हूँ, और मैं हूँ एक समाज सेवी हूँ और स्वतंत्र विचारक के रूप में मैं जाना जाता हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं ये जरूर यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि मैं लगातार 3 दिन से आपके चैनल पे लाइव डिबेट में आ रहा हूँ, और मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ, आज भी वही बात आ रही है कि यहाँ पे बांध टूटा है। सबसे पहले तो अभी चर्चा जब शुरुआत हो रही है तो यहाँ पे ये शब्द हटाया जाए कि बांध टूटा है। बांध था ही नहीं तो टूटेगा कहां से। दूसरी बात, उत्तराखंड में बांध, टिहरी बांध है, कोटेश्वर बांध है,
ये टिहरी जिले में है और श्रीनगर पौड़ी जिले में आता है, श्रीनगर बांध है। चमोली जिले में कोई बांध नहीं है, जो कि लगातार पूरे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मीडिया में चल रहा है, लोकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि बांध टूट गया। तो ये बड़ा हास्यास्पद है। मैं ये चाहूंगा कि आप तक जो जानकारी पहुंच रही, शायद आप यहाँ पे क्षेत्रीय नहीं है, मैं यहाँ का रहवासी हूँ और यहाँ की चीजों को मैं जानता हूँ। तो ये बांध नहीं है, मैं सबसे विनती करूंगा कि इसको बांध ना कहें, ये बैराज होते हैं। टनल के उसमें जब ये टिहरी बांध था, और टिहरी बांध का मैं भी कहता हूं कि इस तरह के बड़े बड़े विशाल जलाशय पहाड़ों में नहीं बनने चाहिए। मैं ये पहले भी बोलता आया हूं, आज भी बोलता हूं, किसी भी तरह से कोई भी जलाशय उत्तराखंड में क्या पूरे हिमाचल, असम, अरुणाचल, हिमालय जोन में कहीं बनना ही नहीं चाहिए। क्योंकि ये कभी भी भूकंप आने की स्थिति में या कभी कोई वॉर की स्थिति में ये इस तरह की जो हम अपने लिए घातक चीजें ये तैयार कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। उत्तराखंड में इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और तत्कालीन सरकारों ने विचार किया है और रोक लगाई है, बांध निर्माण बंद हुए हैं और पहाड़ों में फिर बिजली उत्पादन के लिए नई तकनीकी अपनाई गई, जो टनल के अंदर से, जैसे जयप्रकाश परियोजना है जोशीमठ में 440 मेगावाट की है, उसमें 12.5 किलोमीटर की जो टनल आती है लामबगड़ से और जोशीमठ कृष्णप्रयाग तक आती है। तो अगर हम कहें कि बांध है, तो बांध कहीं नहीं है। इसमें ये होता है कि मैं आपको बताऊं, एक जगह पे नदी को थोड़ा सा ब्रेक किया जाता है, जिस तरह के आप हरिद्वार में जाएंगे या मैदानी क्षेत्रों में तमाम जगह होता है, बैराज बने होते हैं नहरों में पानी को डिवाइड करने के लिए। बोलिए बोलिए शशि साहब, आपकी आवाज आ रही है। जो हाँ शशि जी बोलिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। ठीक है शशि जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। जी अपनी बात को पूरा करें। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक जो बांध वाली जो बात है वो तो खारिज की जाए कि बांध नहीं है, ये एक निर्माणाधीन कंपनी थी। दूसरी बात, लोग कह रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया में भी चल रहा है कि ये बांध की वजह से, बिजली परियोजना की वजह से ये सारा कुछ हुआ। ऐसा भी नहीं हुआ है। 2 प्रोजेक्ट हैं। एक मैं सरकारी प्रवक्ता नहीं हूं ना मैं सरकार का, लेकिन मैं उस जगह के रहने वाला हूं और जो गलत जानकारियां जा रही हैं उसका मैं विरोध करता हूं। उसके विरोध में मैं आवाज उठाना चाहूंगा। बार बार ये कहा जाना कि परियोजना की वजह से टूटा, परियोजना की वजह से कुछ नहीं हुआ, बल्कि हिमालय से 20, 25, 30 किलोमीटर पीछे से एक रेला आता है, वो ग्लेशियर है। या कल बियानी साहब ने बहुत अच्छा बोला था, प्रोफेसर साहब ने, कि ये ग्लेशियर नहीं है, तो कच्ची बर्फ है। वो प्रूफ हो भी गया है, इस तरह से रिपोर्ट आ गई है कि वो ग्लेशियर नहीं था, वो बर्फ, कच्ची बर्फ थी, फिसल के आई, पानी रूप में वो बहा है। और वो जब 30-35 किलोमीटर पीछे से जब आता है तो परियोजना को उड़ा देता है, पावर हाउस उड़ाता है। तो उसमें बांध का क्या दोष है भाई? वो तो ऑलरेडी परियोजना को नुकसान हुआ। फिर उसका वो पानी वहां से आता है, तो दूसरी परियोजना जो एनटीपीसी की जो परियोजना थी 520 मेगावाट की, जो अभी निर्माणाधीन थी। नहीं, अगर आप कह रहे हैं शशि साहब कि भाई ये सब प्रोजेक्ट से दिक्कत नहीं है, तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी। आखिर इस तरह के कई ऐसे प्रोजेक्ट है जिन पर रोक लगाई गई, कई जगहों पर जो है कार्रवाई की बात तक करी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए काम चालू किया गया। और इसको तो खुद केंद्रीय मंत्री ने भी कहा, उमा भारती ने। नहीं, काम चालू नहीं हुए। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और कहीं भी उत्तराखंड में, राज्य में ऐसा नहीं है कि माननीय कोर्ट की निर्देशों का या आदेशों का अनुपालन नहीं हुआ या उसकी अवहेलना हुई है। ऐसा कहीं पे नहीं हुआ है। कुछ परियोजनाओं की स्वीकृति थी और मानकों के आधार पे स्वीकृति थी और उनको बनना है, वो बन रहे हैं। जिन परियोजनाओं को रद्द किया गया है वो रद्द ही हैं। और अभी सुगबुगाहट थी कि शायद माननीय कोर्ट कुछ परियोजनाओं को शायद स्वीकृति देने की बात चल रही है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर हम विनाश को ही सोच के रहेंगे तो विकास नहीं कर पाएंगे, और विकास को ही करते जाएंगे तो विनाश भी होता रहेगा। तो ये एक चीज मैंने कल भी बोली थी कि सुनियोजित तरीके से विकास को धरातल पे उतारा जाना चाहिए। एक होड़ नहीं होनी चाहिए कि एक बारी जैसे आया था कि उत्तराखंड में इतनी विद्युत परियोजनाएं बांट दी गई थी, बंदर बांट हो गई थी। उसका हम भी विरोध करते हैं, तमाम पर्यावरणविद इसका विरोध करते हैं
लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप एनटीपीसी कौन सी, तो भाई भारत रत्न कंपनी है, अब आप उसको कहेंगे कि भाई वो काम बंद हो जाए, तो आखिर बिजली कहाँ उत्पादन होगा? यहाँ भाई मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, हेलीकॉप्टर हेली सेवा शुरू हुई केदारनाथ बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब में, तो यहाँ पर्यावरणविदों ने लेकिन नियमों को ताक पे रख के तो काम नहीं होना चाहिए ना शशि साहब, ये तो मानते हैं ना। आपको लगता है कि तमाम चीजें जो चल रही हैं वो कहीं पर नियमों को ताक पे नहीं रखा जा रहा है? क्योंकि नजर तो यही आ रहा है जी, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, मैं बोलता हूं। तो उसमें सिस्टम का काम है, उस सरकार को निर्देश मिले, सरकार उस पर निगरानी करे, अपनी निगरानी टीम बढ़ाए। अभी जो ताल फूटा है, ये जब फूटा है, तो इसके लिए वैज्ञानिक, जो भू वैज्ञानिक है वो कहाँ है, उनकी टीमें कहाँ है, वो क्यों नहीं अपना सर्वेक्षण करते हैं? जब ग्लेशियर टूट जाते हैं उसके बाद आप हेलीकॉप्टर लेके ऊपर उड़ने जाते हैं, देखने जाते हैं कि यहाँ कैसे टूटा है। आप उसके लिए नहीं है, आप केवल अध्ययन के लिए वहां पे कोई नुकसान होने के बाद अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों की टीम नहीं बैठाई है भारत देश में, इसलिए बैठाई है कि आप जाकर के वहां जाएं। एक सबसे बड़ी बात मैं आपके चैनल पे कहना चाहूंगा, कुछ नेशनल चैनलों पे, मैं 3 नाम नहीं लूंगा चैनलों पे, यहाँ पे ये डिबेट चल रही है कि चीन का हाथ इसमें है। बहुत हास्यास्पद स्थिति है, चीन इसको कैसे कर सकता है? अगर जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि चीन ने ये तमाशा किया और उसने ये तोड़ा है, तो सीधी सी बात है कि उस एरिया से जहां ये घटना घटी है उससे 200-150 किलोमीटर अगर हमारी भारत की सेना बैठी है, जो अपने प्राणों पर खेल करके वहां पे सैनिक डटे हुए हैं ठंड में, आप उन पे सवाल उठा रहे हैं कि मतलब कि चीन ने ये किया, यानी चीन हमारे सैनिकों को लांग करके जोशीमठ में आकर के विस्फोट कर गया, ग्लेशियर तोड़ गया। ये तो ठीक है, मैं आऊंगा शशि भूषण साहब। ए के बियानी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ए के बियानी जी, क्या कहेंगे आप, ये विनाश के पीछे बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है सर? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, तरह की जो गैस वजह लगाई जा रही है वो काफी कुछ हद तक गलत है। आप 3 दिन से विजुअल जो दिखाए जा रहे हैं उसमें एक पानी का सैलाब आता है और बड़ी तेजी से आता है, और उसके साथ बहुत मिट्टी, कंकड़, पत्थर, तरह तरह के मटेरियल उसमें रहते हैं। उसमें कहीं पे भी आप देखेंगे ना बर्फ की शिला दिखती है, ना स्नो दिखता है। इसका मतलब ये है कि वहां पर किसी भी हालत में ग्लेशियर नहीं टूटा है। वहां पर जो भूवैज्ञानिक प्रक्रिया हुई है उसको हम जियोलॉजी में, मैं यहाँ पे करेक्शन कर दूं, मैं जियोलॉजी का प्रोफेसर रहा हूँ, इसको हम जियोलॉजी में डेब्रिस अवलांच बोलते हैं या डेब्रिस स्लाइड बोलते हैं। तो ये जो प्रक्रिया हुई है वो डेब्रिस स्लाइड है, और ये डेब्रिस स्लाइड जो हुई है इसके बारे में प्रिसाइजली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होगा, कितना बड़ा होगा और किस जगह से ये ट्रिगर होगा। जहां तक इस डेब्रिस स्लाइड की बात है, अब सवाल ये कि इसमें इतना पानी आया कहाँ से? जो लोग कह रहे हैं कि 2 रोज में ग्लेशियर पिघल गए, 3 रोज में ग्लेशियर पिघल गए, ये बड़ी हास्यास्पद लगती है, क्योंकि ठंड के मौसम में इतनी तेजी से अगर ग्लेशियर पिघल जाए तो मेरे ख्याल से हिमालय से ग्लेशियरों का नामो निशान खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ है। इसमें ग्लेशियर का रोल अगर होगा तो बहुत मामूली सा होगा। अदरवाइज मेरा यह मानना है कि कहीं न कहीं एक लेक रही है और उस लेक के अंदर जितना मलबा जमा हुआ है वह एक साथ निकल के आया। आपने भी देखा है और आप भी दिखा रहे हैं लगातार कि एक सैलाब आता है और सैलाब में मिट्टी, कंकड़, पत्थर रहते हैं और वो करीब करीब 50 मीटर ऊपर तक आ जाता है। सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा मलबा आना, एक मैंने मोटे तौर पर अनुमान लगाया है कि करीब 5 लाख क्यूबिक मीटर से अधिक का मलबा आया होगा। हो सकता है ये अनुमान गलत हो, क्योंकि एक जो वहाँ के विजुअल्स देख के ही अनुमान लगाया जा सकता है, पर फिर भी फिगर छोटा मोटा नहीं रहा होगा। हो सकता है इससे ज्यादा हो सकता है थोड़ा कम हो। इतना मलबा कहाँ पर जमा हुआ, अगर हम उसकी पड़ताल करें तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ऐसी झील रही है जहाँ पर मलबा जमा हुआ होगा। इन दिनों यहाँ पर बरसात भी नहीं हुई है, तो बरसात के कारण ऊपर पहाड़ के ऊंचे क्षेत्र से मलबा नीचे आ जाए उसकी भी संभावना है, पूर्ण रूप से नकारी जानी चाहिए। अब जो संभावना बचती है वो झील की है। तो सवाल ये कि झील डिटेक्ट क्यों नहीं हुई? अगर झील हम पहचान लेते या अगर हम उसका आकलन कर लेते तो शायद हम इस घटना को रोकने में काफी। तो इसके लिए तो सर कोई वैज्ञानिक टीमें बनाई गई होंगी जो समय समय पर पहाड़ों पर जाती होंगी और देखती होंगी कि कहीं कोई ऐसा जैसा कि आप बता रहे हैं, या कहीं पे कहीं कोई पानी नहीं इकट्ठा हो रहा है, या कहीं पे ऐसा कोई मलबा तो नहीं बन रहा है जो अचानक सैलाब का रूप ले सकता है। जैसा कि शशि भूषण कह रहे थे कि भाई के वैज्ञानिकों की टीम ही नहीं है, तो आखिर टीमें तो हैं लेकिन वो कर क्या रही हैं सर? सवाल ये है कि कल भी मैंने यही कहा था कि हम पोस्टमार्टम में तो एक्सपर्ट है पर मॉनिटरिंग में नहीं है। जो काम मॉनिटरिंग को करना चाहिए वो विभाग कहीं न कहीं इसमें उनकी सक्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। और ये भी बता दो कि
देश में मॉनिटरिंग के करीब करीब 1 दर्जन से अधिक विभाग हैं। पता नहीं वो क्यों नहीं इस तरह की मॉनिटरिंग कर पाते। जब घटना हो जाती है तब उसके बाद तरह तरह के कयास देते हैं और जनता भी उनसे भ्रमित हो जाती है। अरे ग्लेशियर टूट गया, ग्लेशियर था कहाँ जो टूट गया? सवाल ये कि ग्लेशियर को लाना, कभी चीन को ले आना, कभी अब आप कह रहे हैं 1 दर्जन से ज्यादा ये मॉनिटरिंग के विभाग हैं, लेकिन वो मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं सही तरह से। सही कह रहा हूँ मैं। अब अगर मॉनिटरिंग होती तो ये चीजें छुपती क्या? आज हम 1-1 इंच जगह को रिमोट सेंसिंग के माध्यम से या सैटेलाइट के माध्यम से देख सकते हैं, और जब चाइना बॉर्डर पे आप निगरानी रख सकते हैं तो आप देश के अंदरूनी हिस्सों में क्यों नहीं निगरानी रख सकते हैं? और अगर हमारी निगरानी का तंत्र अच्छा होता, उत्तराखंड की भी 3-4 एजेंसियां हैं जो मॉनिटरिंग का काम करती हैं, वो भी अगर मॉनिटरिंग नहीं कर पा रही तो कहीं ना कहीं इसमें मॉनिटरिंग वाले विभाग को हमें सक्षम बनाना पड़ेगा, और उनकी सक्षमता से ही हम इस तरह की आपदाओं से बच सकते हैं। मॉनिटरिंग नहीं होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि मॉनिटरिंग करने से किसी वैज्ञानिक को कुछ नहीं मिलना है। वो क्या रिसर्च पेपर लिखेगा उस पर, या कोई टेक्नीशियन है वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको रिसर्च पेपर लिखना है तो घटना हो जाने के बाद आप उसके कारणों की जांच करेंगे, उस नुकसान को बताएंगे, उसके तरह तरह के कारण ढूंढेंगे, तरह तरह के जगह का फोटो लेंगे, डैमेज दिखाएंगे। वो चीजें पे रिसर्च पेपर बन सकता है, पर मॉनिटरिंग पे रिसर्च पेपर नहीं बन सकता है। इसलिए कुछ ऐसा प्रयास होना चाहिए जिससे हम मॉनिटरिंग को आगे बढ़ा सके। साक्षी पौली जी, आप क्या कहेंगी? एनजीटी अधिवक्ता है और शिक्षा मंत्री इस वक्त भारत सरकार के रमेश पोखरियाल निशंक, क्या कुछ कह रहे? सीधा आपको लेके चलते हैं। चंद मिनटों में ही तत्काल जैसी सूचना उनको प्राप्त हुई, मिलिट्री को, डीजीबीआर को, आईटीबीपी को, एनडीआरएफ को, सब लोगों को युद्ध स्तर पर काम करने के लिए जो उनका निर्देश मिला, और जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने 1-1 मिनट समीक्षा करके इस बड़ी भीषण जो इस ढंग की त्रासदी थी उसमें मनोबल बढ़ाया, और गतिशीलता से जो काम हुआ उसके कारण बहुत क्षति बचाई गई है। बहुत लोगों की जानों को जो नीचे आता और जो क्षति करता हुआ जाता वो पानी, उससे लोगों की रक्षा हुई है, बहुत सारे लोगों को बचाया गया है। सर, हालांकि प्रशासन वहाँ लोकल स्तर पे काफ़ी काम कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हम लोगों के यहाँ ऐसी आ रही है जहाँ जिनका लिंक टूट गया है, जिन लोगों का, कुछ लोग फंसे हैं, उन तक राहत नहीं पहुँच पाई है। क्या उस दिशा में काम चल रहा है? नहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी लगातार उस स्थान पर लगातार दौरा भी कर रहे हैं, और जो खाद्यान्न से संबंधित है, मैं तो कल पूरा दिन भर में भी वहाँ रहा, गांव के लोगों को मिला, सभी गांव के लोगों को चर्चा भी करके आया, अधिकारियों के साथ अलग अलग करके, चाहे मिलिट्री है, चाहे हमारे कमांडो फोर्स थी, आईटीबीपी के जवान हैं, हमारे एनडीआरएफ के हैं, एसडीआरएफ के हैं, सब लोग पूरी तरीके से जुटे, और इन गांवों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से खाद्यान्न आपूर्ति की जा रही है। और जिन गांवों में ये मिला, शिकायत मिली कि किसी की तबीयत खराब है, तो उनको जैसे लाता गांव से किसी को हवाई हेलीकॉप्टर से ला करके और अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। तो स्वास्थ्य और खाद्यान्न, इन दोनों पर, और सुरक्षा, इन तीनों पर पूरी तरीके से केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का ध्यान है। युद्ध स्तर पर राहत काम जारी है। जो लोग, जिन परिवारों के लोग अभी लापता हैं, उनके को भी अपील की जा रही है कि धैर्य रखें, क्योंकि सभी लोग इस आपदा राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। तो रमेश पोखरियाल निशंक को आपने साफ तौर पर सुना, जहाँ पे वो राहत बचाव काम के बारे में बता रहे थे, क्योंकि बहुत से ऐसे गांव हैं जिनका जो लिंक है वो टूट गया है, जिसकी वजह से उन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन तक राहत की सामग्री पहुंचाई जा रही है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे।
की न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me confidence. The Navy gives me courage. The Navy gives me a career. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कृष्ण की जन्मभूमि पर आस्था का संसार बसा है, कण कण में देवत्व भरा है, यहाँ दिलों में प्यार बसा है, महिलाओं का मान बढ़ा है, कृषकों का सम्मान बढ़ा है, परदेशी को घर में रोजी, माटी का अभिमान बढ़ा है। अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हां, महाविनाश का ट्रेलर, उसी पर हम बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर नैनीताल से बीजेपी सांसद अजय भट्ट से के न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि युद्ध स्तर पर राहत बचाव के काम चल रहे हैं। इस तरह के खतरों की जानकारी पहले प्राप्त हो सके, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्य और पर्यावरण से भी पहाड़ प्रभावित हो रहे हैं, इसे लेकर भी विचार करने की हमें जरूरत है। उत्तराखंड के नैनीताल से बीजेपी सांसद अजय भट्ट हमारे साथ। भट्ट जी, जिस तरह से उत्तराखंड जो आपदा देखने को मिली, प्रधानमंत्री ने भी आप लोगों के साथ बैठक ली, लगातार राहत बचाव के काम जारी हैं, क्या कहें? देखिए, ये बहुत बड़ी आपदा आई। एक बार तो हम डर गए थे कहीं 2013 की पुनरावृत्ति न हो, लेकिन प्रभु की कृपा से नुकसान तो काफ़ी हुआ है, लेकिन उस तरह से नदी में पानी नहीं आया, आगे नहीं बढ़ पाया। और बड़े बड़े पत्थर, जिसे बोल्डर कह देते हैं वहाँ की लैंग्वेज में, और रेता, बजरी, कंकड़, पेड़, ये जो भी आए वो तोड़ते हुए गए। ऋषि गंगा का पावर प्रोजेक्ट ध्वस्त हो गया। एनटीपीसी में आप देख ही रहे हैं कि एक टनल से 12 लोग बचाए गए, एक में 36 लोग होने की संभावना पाई जा रही है, जिसमें रेस्क्यू चल रहा है 3 दिन से। 1800 मीटर लंबा ये टनल है, उसमें भी काम चल रहा है। प्रधानमंत्री जी से कल हम सब लोगों की मुलाकात हुई, हमारे सभी सांसदों की, तो उन्होंने हर संभव जो चाहिए वो देने को उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से हम वहाँ आपदा पीड़ितों के साथ और उत्तराखंड के साथ हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही उनको पता लगा, बंगाल में उनकी सार्वजनिक सभा के दौरान उत्तराखंड का नाम लेके जो कहा, और जो माननीय गृह मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करी है, उससे हमारा मनोबल बहुत बड़ा है, बल्कि देश का ही मनोबल बड़ा है।
जब मैं 2013 में नेता प्रतिपक्ष था, उस समय केदार घाटी की आपदा के समय 3 दिन तो पता करने में लग गए थे कि आपदा आई या नहीं। केंद्र की सरकार इतनी लापरवाह थी, देखा ही नहीं, जिससे उस समय हजारों लोग मरे। और आज आधे घंटे के अंदर जैसे प्रधानमंत्री जी को पता चला और गृह मंत्री जी ने यहाँ से एनडीआरएफ रवाना कर दी, हेलीकॉप्टर भेज दिए, एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर चले गया, काम चल रहा है। आप देख रहे हैं लगातार काम चल रहा है। मुख्यमंत्री हमारे स्पॉट पर चले गए। इस तरह से काफ़ी अच्छी तरह से वहाँ पर जो इस समय हम आपदा में कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और जो चीज़ की ज़रूरत होगी केंद्र देने को तैयार है। हमने कहा है कि मौसम में हमारे पास जो पहले ही इंफॉर्मेशन आ जाए, ऐसे डॉपलर रडार लगाने आवश्यक हैं। एक तो आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले ही मुक्तेश्वर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही उसकी शुरुआत की थी, वो डॉपलर रडार वहाँ लग चुका है। और दूसरा आपका सुरकंडा देवी मसूरी के पास है, वहाँ पर 2-3 महीने में काम करेगा, बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। तीसरा हम लोग लेंस डाउन में लगा रहे हैं, उसमें भूमि हस्तांतरण, क्योंकि आर्मी लैंड है तो उसमें हस्तांतरण में थोड़ा समय लगता है, वो भी 5-6 महीने में एक डॉपलर रडार वहाँ भी काम करेगा। लेकिन भट्ट जी, एक चीज ये भी है, आप तमाम चीजें बता रहे हैं कि ये व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन सवाल पर्यावरण को लेकर भी लगातार उठ रहे हैं, और खासतौर जो पहाड़ों से छेड़छाड़ हो रही है, तमाम पावर प्रोजेक्ट जो है वो उत्तराखंड में ही है, क्या ये भी एक वजह मानी जा सकती है इस तरह की जो घटनाएं होती है? ये भी हो सकती हैं, इसको इनकार तो अभी नहीं किया जा सकता है, लेकिन विकास के साथ ये सब चीज़ें एकदम से रोका जाना भी संभव नहीं है। बिजली भी चाहिए, गर्मी आई तो पंखा भी चाहिए, एसी भी चाहिए, और अब वो जो पहले से हम लोग गांव में लैंप लगा के मिट्टी के तेल से करते थे, उससे तो गुजारा होने वाला नहीं है। तो विकास जैसे जैसे जा रहा है तो गांव के अंदर भी सब चीज़ें चाहिए, इंटरनेट भी चाहिए, तो ये सब चीज़ें बिजली से पैदा होती हैं। तो जो जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं उसमें नई टेक्निक आ गई है, रन ऑफ द रिवर और इस टाइप से हो गया है। या फिर कुछ लोगों ने तो हमारे क्षेत्र के, हमारे देश के कुछ युवकों ने ऐसी एक यंत्र बनाया है कि उसको कितनी तेज़ी से जल भाग रहा हो, चाहे गंगा जी में हो या यमुना जी में हो या कोई बड़ी नदी में हो, उसमें डाल दीजिएगा, वो बिजली पैदा कर देगा वहीं से, वो वहीं पर खड़ा रहेगा, ऐसा उसमें टेक्निक लगाई है। या छोटी गूल जैसी कोई नदी जा रही हो या नहर जा रही हो, उसमें बिजली पैदा कर देगा। तो इसलिए अब इसके साथ बड़े बांध हैं, ये हैं, इन पर पुनर्विचार तो करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए। लेकिन एकदम से बंद कर दो कहना भी, जब तक उसकी टेक्निकली उसके बारे में अनफिट ना पाया जाए, तब तक एकदम ये कहना भी हम लोग एकदम से नहीं बोल सकते हैं। ये तो जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे भूगर्भ शास्त्री हैं, आप जियोलॉजिस्ट हैं, तो यही लोग सारी चीज़ों को बता पाएंगे इसमें क्या होना चाहिए आगे के लिए, या जो टीम हैं जो इसके एक्सपर्ट होते हैं वही इसको बता पाएंगे। तो ये थे अजय भट्ट, जो साफ तौर कह रहे थे कि लगातार चाहे केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, राहत और बचाव कार्य जिस तेजी से चल रहा है उससे लोगों को जरूर राहत मिल रही है, लेकिन एक बार सोचना होगा कि जो विकास कार्य चल रहे हैं उनकी दशा और दिशा क्या होगी। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। तो बीजेपी सांसद अजय भट्ट को साफ तौर पे आपने सुना, जहां पर राहत बचाव के काम में किस तरह से रफ्तार है उसके बारे में वो साफ तौर पे बता रहे थे। फिलहाल हम अपने कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं और साक्षी पोपली, अधिवक्ता एनजीटी, किस वक्त हमारे साथ हैं। साक्षी जी, आप क्या कहें, किस तरह से इस विनाश को आप देखती हैं जो चमोली ज़िले के तपोवन में जल प्रलय आया, और एनजीटी जो तमाम नियमों और कायदे के लिए जानी जाती है, क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड में उसके नियमों को की सुनवाई हो रही है या उसके बारे में कोई सोच रहा है? पहले तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, लेकिन ये एक नेचुरल कैलेमिटी है। इसको हम ये कहें कि इसका एक कोई पर्टिकुलर रीजन था या वहाँ पे कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से हुआ, ये अभी कहना कोई पॉसिबिलिटी उसकी नहीं है। एवरीबडी नोज कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके लिए खाली इंडिया ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व उसके लिए चिंतित है, और उससे बहुत सारी इस तरह की कैलेमिटीज की एक्चुअली आशंका बन जाती है। तो ये तो बात हुई कि ये एक नेचुरल कैलेमिटी थी,
और अब उसमें अलग अलग, क्योंकि पहले दिन ये आया था, वो सबने ही न्यूज में ही सुना कि कोई ग्लेशियर ब्लास्ट हुआ। उसकी बाद में यह हुआ कि ऐसा कोई कोई रीजन होता नहीं है, ग्लेशियर ब्लास्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है। कहीं ये आया कि शायद वहां पे कुछ वाटर पॉकेट्स रहे होंगे, भी लगा कोई एक न्यूज आई कि शायद कुछ लैंडस्लाइड्स वगैरह है। पर जो भी चीजें हुई हैं, जो भी कारण हुए हैं, जिस भी वजह से वो पानी तेज हुआ, बहाव तेज हुआ या मलबा आया, वो एक नेचुरल रीजन था। अब जहां तक बात आती है कि वहां के जो प्रोजेक्ट्स हैं, देखिए प्रोजेक्ट्स की बात यह है कि गवर्नमेंट बार बार ये कहती है, इवन एनजीटी का भी ये मानना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो होगा ही, आप पूरा डेवलपमेंट नहीं रोक सकते। और उसके लिए जहां तक प्रोजेक्ट्स की बात है, उनको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जहां जहां क्लियरेंस देती है, वो जितने भी मानक हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जो भी उसके लिए नीड्स हैं उन सबको देखते हुए, उन सब प्रोजेक्ट्स को वो क्लियरेंस मिलता है। जिन प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस नहीं मिलता, जो विदाउट क्लियरेंस है, वो रोक दिए जाते हैं। लेकिन इसमें कहीं पे भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये किसी वजह से एक पर्टिकुलर रीजन था जिससे ये दुर्घटना हुई है। लेकिन उत्तराखंड में 2013 में हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई थी कोर्ट की तरफ से, लेकिन राज्य में उसका निर्माण जारी है। नहीं, उसके लिए तो ये है कि देखिए, जहां जिस भी प्रोजेक्ट पर रोक लगाई गई है उसको रोकना ही होगा। और उसको रोक लगाने का कारण सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि वो प्रोजेक्ट एक पर्टिकुलर रीजन से रोका गया या उसकी वजह से कोई इस तरह की घटना हो सकती है। उसमें बहुत सारे उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। उसमें वो प्रॉपर एनवायरमेंटल स्टडी नहीं हुआ हो, या उसमें प्रॉपर एनवायरमेंटल क्लियरेंस ना लिया गया हो, उसके बहुत सारे डिफरेंट रीजंस होते हैं। और जहां जहां ये रोक लगाई गई है, अगर वहां इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो वो गलत है। वो एक्टिविटी, देन दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। एके बयानी साहब, अजय भट्ट जी को हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, वो एक डॉपलर रडार की बात कर रहे थे जो अब लगाए जाएंगे। ये डॉपलर रडार क्या होते हैं, ये किस तरह का इनका काम होता है, और अगर ये रडार पहले बताएंगे कि कहीं पर इस तरह की जिसे कह सकते हैं कि जो पहाड़ों पे जिस तरह की लैंडस्लाइड या इसके बारे में है, तो ये पहले क्यों नहीं कदम उठाए गए? देखिए, डॉपलर रडार एक तो महंगा सौदा है। खैर, अब हम इस स्थिति में आ गए कि डॉपलर रडार लगा सकते हैं। डॉपलर रडार का एक फायदा ये होता है कि इससे हमको तुरंत जो मौसम चल रहा है या जो परिस्थितियां डेवलप हो रही है उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। पर जानकारी मिलती कब है? जब हम डॉपलर रडार हमारा ऑपरेशनल होगा, और उसके ऑपरेशनल होने से वो उसी वक्त की जानकारी देगा जिस वक्त वो इवेंट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये कि डॉपलर रडार से हमको करंट सिचुएशन तो मिल सकती है, पर आगामी 4 दिन या 5 दिन या 3 दिन बाद क्या होगा या क्या होने वाला है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल सकती है। वर्तमान के लिए तो उपयोगी हो सकता, पर कुछ समय आगे के लिए वो उतना उपयोगी नहीं हो सकता। हाँ, जो वर्तमान में डाटा डॉपलर रडार दे रहा है, उससे हम आगे का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये कुछ हद तक हमारी समस्याओं का हल करेगा। पर जहां तक लॉन्ग रेंज वेदर प्रेडिक्शन का सवाल है, वो हमें कन्वेंशनल तरीके से ही करना पड़ेगी, उसी से हमको सफलता मिलेगी। और अगर हमारे मॉडल अच्छे हों तो हम उसकी बेसिस पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा इवेंट कितने टाइम बाद कहाँ पे होगा। पर ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट भी नहीं है, ये कोई इस तरह की घटना हुई नहीं है वहाँ तपोवन में जिसके कारण कि हम वेदर को ब्लेम कर सके या क्लाइमेट को ब्लेम कर सके। ये जो घटना हुई है। एके बयानी साहब, आपको क्या लगता है, ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, टनल्स बनाई जा रही है, क्या ये एक बहुत बड़ी वजह नहीं हो सकती इन तमाम चीजों की? मेरा ऐसा मानना है एक भूवैज्ञानिक के तौर पे कि कुछ इश्यू हमारे यहाँ भावनात्मक हो गए हैं। अब सड़क चौड़ी करना, उस पर भी ऑब्जेक्शन, डैम बनाना, उस पर भी ऑब्जेक्शन। पर जब हम उसका दूसरा पहलू देखते हैं, क्या चाइना का सामना हम बिना रोड बनाए कर सकते हैं? क्या चाइना का सामना हम बिना एयरफील्ड बनाए कर सकते हैं या रनवे बनाए कर सकते हैं? चाइना जब हमारी बॉर्डर पे बैठा है, वहां पे वो रेल ले आया है, वहां पे उसने सड़क बना ली है। अब वो ब्रह्मपुत्रा का पानी रोकने की कोशिश कर रहा है बांध बना के। तो क्या हम वहाँ चाइना से 200, 300, 400 किलोमीटर दूर बैठ के हम उसका प्रतिरोध कर पाएंगे? या जब हम ये कहें कि भैया तू ऋषिकेश में आ जा, फिर हम तेरे से लड़ेंगे, तो ये कहाँ की बुद्धिमानी है? इसको पर्यावरण से जोड़ना, इन घटनाओं को जोड़ना बिल्कुल गलत है। और बांध का जहां तक सवाल है, मेरा ऐसा मानना है कि हम सिर्फ एक पहलू को भावनात्मक निगाहों से देख रहे हैं। बांध के साथ दूसरे पहलू भी हैं। बांध में जो पानी इकट्ठा होता है, वो जब सूखा पड़ता है तभी वो काम में आता है।
आज जो हमारा देश 130 करोड़ लोगों को खाना दे रहा है, यही वो देश था जब 1940 या 1950 में 30 करोड़ लोगों का भी पेट नहीं भर पाता था। तो स्थिति तो वैसी की वैसी है। इसमें हमारे बांधों का बहुत बड़ा योग है कि आज जो हमको लोगों को खाना मिल रहा है या जो भोजन मिल रहा है, जो फसलें हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं बांध का पानी का उपयोग हो रहा है। अब आप कहीं बांध नहीं बनाएंगे तो पानी भी स्टोर नहीं होगा। बांध तो बनाया जाए के बिरयानी साहब, लेकिन ये जो 7 विभाग है जिनके बारे में थोड़ी देर पहले आपने बताया, ये मॉनिटरिंग के जो विभाग है, अगर लगता है ये सही तरह से काम करने लग गया तो स्थिति बदल सकती है। उनकी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। कल भी मैंने आपके यहाँ पे कहा था कि जितने साइंटिस्ट हैं या जो डायरेक्टर्स हैं या जो प्रोफेसर हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं या जो प्रोफेसर इस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी निश्चित होगी। अगर आपको सरकार से प्रोजेक्ट मिला है या आप सरकार की तरफ से नियुक्त हुए हैं तो आप उन घटनाओं पे भी नजर रखें और उनके बारे में समय समय पर रिपोर्टिंग देते रहें। अब सवाल ये कि अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो फिर हम बचने के दूसरे तरीके ढूंढ लेते हैं। कभी ग्लेशियर को ब्लेम कर देते हैं, कभी हम लेकिन ग्लेशियर तो लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं ना सर के बियानी साहब, ये बात तो है ना। अगर ये सिकुड़ रहे हैं, इसके पीछे भाई वजह तो तलाशनी पड़ेगी ना सर। गंगोत्री ग्लेशियर की बात करें हम, वो सिकुड़ रहा है, लगातार हम बता भी रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण से ग्लेशियर पिघलने की सबसे बड़ी वजह ये निकल कर सामने आ रही है। ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर ये कब से सिकुड़ रहे हैं? कोई आज से नहीं सिकुड़ रहे हैं। ये आज के 10,000 साल या 15,000 साल पहले जब ग्लोबल वार्मिंग शुरू हुआ था, तब से लगातार सिकुड़ते चले आ रहे हैं। और एक जमाना था जब पृथ्वी का करीब 30% हिस्सा ग्लेशियर से कवर था, अब काफी कम हो गया है। ठीक है, तो शायद एक बयानी तक हमारी आवाज नहीं पहुंची। अनिल, ठीक है सर, अपनी बात को जल्दी से पूरा करें। तो ग्लेशियर अभी ग्लोबल वार्मिंग से हो सकता है उसकी स्पीड बढ़ गई हो, पर साथ ही साथ ये भी रिपोर्ट है कि लद्दाख और हिंदू कुश एरिया वहां के ग्लेशियर बढ़ रहे हैं। तो ये ग्लेशियर में एक विशेष स्थिति देखी जा रही है पूरी दुनिया में कि कहीं पे वो बढ़ रहे हैं, कहीं पे वो घट रहे हैं। किसी साल बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है, किसी साल कम हो रहा है। तो इसके बारे में ये तो कहेंगे कि ठीक है, मैं आऊंगा एक ही बयानी साहब हमारे साथ। हमारे संवाददाता भी अनिल राणा, अभी हमने थोड़ी देर पहले सुना अजय भट्ट को, बीजेपी सांसद को, जो राहत और बचाव के काम के बारे में बता रहे थे। शिक्षा मंत्री भी साफ तौर पे कह रहे थे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, फिलहाल जैसा कि आपने बताया कि अब तक, मैं दर्शकों को भी बता दूँ, 32 लोगों की मौत हो चुकी है इस हादसे में। 206 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी टीमें लगातार तलाश कर रही हैं। लेकिन अनिल राणा, इस बीच मैं आपसे जानना चाहूँगा, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह का वहाँ पे चल रहा है? जो गांव हैं जो कट गए हैं, जहाँ पे पहुँचने का रास्ता बंद हो गया, वहाँ से लोगों को कैसे बाहर निकाला जा रहा है, या राहत की सामग्री उन तक कैसे पहुँचाई जा रही है, इसको लेकर प्रशासन कितना एक्टिव मोड में नज़र आ रहा है? कितनी टीमें इसमें लगी हुई हैं? जैसा कि जो चमोली जिला है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो आजकल ठंड का भी बिल्कुल मौसम बना हुआ, ऊंचाई वाले भागों में अब बर्फ भी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे जो आईटीबीपी की टीम है वो निरंतर काम कर रही है। साथ ही स्थानीय प्रशासन की जो टीम है वो भी लगी हुई है, और हेलीकॉप्टर के द्वारा राशन को गाँव तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही आज जगह जगह जो अन्य जो दलों के कार्यकर्ता भी है, चाहे वो किसी भी राष्ट्रीय दल के हो, वो भी यहाँ पे लंगर लगा रहे हैं। जी, तो दलों के जो कार्यकर्ता, और इस वक्त हमारे साथ शशि भूषण साहब भी जुड़े। शशि भूषण साहब, आपने सुना जो बात AK बयानी साहब ने कही। मोटे तौर पर हमारे क्या विभाग तो हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो विभाग नाकारा है। अगर विभाग ही अपनी सही तरह से काम करने लग जाएं, सही मॉनिटरिंग करने लग जाएं, तो शायद मुझे लगता है कि इस तरह के महाविनाश या इस तरह के प्रकृति के प्रकोप की हमें पहले भी जानकारी मिल सकती है, लेकिन वो होता नहीं है। जी बिल्कुल, ये मैं अपनी बात को शुरुआत में ही ये कह चुका था कि बिना निगरानी के भी ऐसी आपदाएं आ रही हैं, और ये आपदाएं इस समय मानव जनित आपदाएं नहीं हैं। जैसे साक्षी जी ने कहा, बहुत अच्छा कहा उन्होंने, कि इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी डेवलपमेंट को आप आधार नहीं बना सकते हैं। बयानी साहब ने बहुत अच्छा कहा। लेकिन ऐसा तो नहीं कि अगर निगरानी करने के लिए ये विभाग काम करना शुरू कर देते हैं बहुत ईमानदारी से, तो आधे ज्यादा प्रोजेक्ट बंद हो जाएं? बिल्कुल नहीं, तो निगरानी होती नहीं है। निगरानी नहीं, प्रोजेक्ट, मैं फिर वही कह रहा हूं कि प्रोजेक्ट का इस आपदा से कोई लेना देना नहीं। प्रोजेक्ट का, अभी आपको एक जानकारी मैं बताऊं कि
यहाँ पे 80% जो ऑल वेदर रोड है, इतनी बढ़िया सड़कें बनी चार धाम के लिए, लेकिन उस पे जाकर के अभी रोक लगा दी पर्यावरणविदों ने, ये कहते हुए कि पहाड़ में सड़कों की जरूरत नहीं, केवल 5 मीटर सड़क। आप सोचिए कि मैदानी क्षेत्रों में जहां एक कॉलोनी बनाने के लिए 20 फीट सड़क होनी जरूरी है, तब आप वहां शहरों में मकान बना सकते हैं, नक्शा पास होता है। लेकिन उत्तराखंड का दुर्भाग्य देखिए कि यहाँ के पर्यावरणविद कहते हैं कि पहाड़ चढ़ने के लिए, चार धाम की यात्रा करने के लिए, औली में पर्यटकों को जाने के लिए आपको 5 मीटर यानी कि 15 फीट की सड़क चाहिए। आप ये देखिए, चाइना, आप चमोली बॉर्डर में चाइना की ट्रेन आती है, चमोली में चाइना की बॉर्डर पे चाइना की ट्रेन है, और हम मुकाबला करेंगे उनका 15 मीटर की गली वाली सड़क से। कैसे आपकी मशीनें वहां तक बॉर्डर तक पहुंचेंगी? तो अभी ये बहुत, मैं बार बार कहता हूं कि विकास हो सुनियोजित तरीके से हो, अनियोजित ना हो, निगरानी में हो। ठीक है, कहीं पे गलत हो रहा तो उस पर किस तरह से, उसके पर्यावरणविदों का सहयोग लिया जाए, वो बताए ना कि कैसे। भाई सरकार भी सीधे बोल दे कि मुझे यहाँ पे 40 फीट सड़क चाहिए तो चाहिए, लेकिन पर्यावरणविद उसका रास्ता बताएं। एनजीटी के पास चले जाते हैं, भाई एनजीटी तो एक निगरानी, एनजीटी बहुत बढ़िया रोल में है, वो तो एक न्यायिक संस्था है कि आप उसके पास, मैं भी शिकायत लेके जाऊंगा तो भाई उसको सुनना है, मैं ऐसे फैक्ट दे देता हूं, उनको फैसला देना पड़ता है, रोक लगाएंगे। लेकिन रोक लगाने के बाद मैं ये कह रहा हूं कि जितना करोड़ों अरबों रुपया ये आता है कि भाई आप वृक्षारोपण क्यों नहीं करते उन जगहों पे? आप तमाम तरह की संस्थाएं चलाते हैं, जितने पर्यावरणविद हैं सबकी संस्थाएं चल रही हैं, जरा ये बताएं कि इनके कितने पेड़ लगे हैं, इन्होंने कितनी साइट पे जाकर के राष्ट्रीय नेशनल हाईवे के किनारे, विरोध सबसे पहले है, लेकिन जो डंपिंग जोन है ये वहां जाकर के वृक्षारोपण शुरू कर देना। ये जहां जो स्लाइडिंग जोन है वहां जाके वृक्षारोपण शुरू करते हैं। आज पहाड़ों की स्थिति देखिए कि जहां जहां इन्होंने काम रुकवा दिया है वो सब डेंजर जोन बन चुके हैं, और दुर्घटनाएं आए दिन होते जा रही है। ये जिस दिन अभी ये 7 फरवरी वाली ये घटना हुई, उससे पहले तोता घाटी में गाड़ी गिर गई, हफ्ते भर पहले पहले एक और गाड़ी गिर गई थी। वो एक दुर्घटना घाटी बन के रह गई है, सिर्फ कारण ये कि सड़क की वजह से, और उस सड़क को हमारे पर्यावरणविद बनना नहीं देना चाहते हैं। आखिर क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है? भाई आपको ठीक है, विरोध करके आप विदेशों में तक चले जाते हैं, आपको मंच मिल जाते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखिए, पहाड़ से जो पलायन हो रहा है विकास न होने की वजह से हो रहा। अब ये कैसी दोधारू तलवार बन गई है, विकास होने भी नहीं देंगे और विकास करने भी नहीं देंगे। विकास के लिए योजनाएं आएंगी तो आप यहाँ नेतागिरी शुरू कर देंगे, फिर जब विकास नहीं होता तो फिर आप पलायन कर रोने लगते हैं कि वे सरकारें कुछ नहीं कर रही। मैं चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की हो या आपकी हो या किसी की भी आए, समाजवादी और बसपा किसी की भी आए, सरकारों को भी जनता का समर्थन चाहिए होता है। जब सरकार कोई भी आती, कोई भी पार्टी की सरकार बनती है और वो विकास के कार्यों को लेकर आती है, तो मैं अपना, लेकिन इसमें बेगुनाहों की जान तो नहीं जानी चाहिए, और अगर जान जाती है तो ये एक बड़ी लापरवाही भी तो होती है, उसका जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। नहीं, वो तो हम कह रहे हैं निगरानी हो, उसको एक बढ़िया सुनियोजित, मैंने एक ही शब्द उसके लिए कहा, सुनियोजित विकास, अनियोजित ना हो, प्रकृति के साथ इतनी ज्यादा छेड़छाड़ ना हो। लेकिन हम कह रहे हैं कि जाने के लिए सड़क जहां चाहिए तो सड़क तो बननी है ना। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें जाने बचानी है, लेकिन देश को भी बचाना है। देश को कैसे बचाएंगे जब आप 400 किलोमीटर बॉर्डर पार करके और चाइना के सामने अपने तोपें लेके खड़े होंगे, अपने जहाज लेके खड़े होंगे। जब आप तोप को जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहे हैं, मशीनों को जाने के लिए रास्ता नहीं बनाने दे रहे हैं, जहाजों को जाने के लिए हवाई पट्टियों का निर्माण नहीं करने दे रहे हैं, हेलीकॉप्टर के बैठने के लिए हेलीपैड नहीं बनने दे रहे हैं, सड़कें नहीं बनने दे रहे हैं, परियोजनाएं नहीं बनने देंगे, बिजली परियोजनाएं, हर जगह सवाल उठाना, ये तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लग। ठीक है, अली राणा, जो विभागों की बात सामने निकल कर आ रही, आखिर ये विभाग क्या कर रहे हैं? अगर सही तरह से पर मॉनिटरिंग अगर ऐसा लगता है की जाए तो शायद इस तरह की आपदा के बारे में पहले पता लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि अगर समय रहते ही अगर मॉनिटरिंग उचित तरह से की जाए तो बड़ी आपदाओं को रोका जा सकता है। जैसे कि हमारे पर्यावरण जी ने यहाँ पे भी कहा है कि बड़े बांध जो हैं वो बाढ़ को भी बचाते हैं। और मैं आपको रोकना चाहूंगा, मेजर जनरल साहब इस वक्त उत्तराखंड को लेकर ताजा जानकारी दे रहे हैं, सीधा आपको लेकर चलते हैं। जो कि बहुत ही स्पेशलिस्ट लोग हैं ऊंचे एल्टीट्यूड में ऑपरेट करने में और ऐसे विपदा में हेल्प करने के लिए, साथ ही साथ हमारे एनडीआरएफ वगैरह के जो और आईटीबीपी के साथी हैं उनके साथ में मिलके, परंतु जो हेड कर रहा है इस पूरे ऑपरेशंस को वो हमारा जो इन्फेंट्री वाला एलिमेंट है ऑफ गढ़वाल स्काउट्स, वो जो भी इस समय प्लान डेवलपमेंट है उसके साथ साथ आगे की तरफ जा रहा है। एक अच्छी बात है कि हमारे कुछ इंडियन नेवी के जो डाइवर्स हैं, स्पेशल लोग हैं, 16 की क्वांटिटी में वहां पे पहुंच चुके हैं। उनकी भी मदद से मुझे आशा है
कि जो लोग फंसे हुए हैं हमारे एस्टिमेट्स के हिसाब से तकरीबन 35 लोग अभी फंसे हुए हैं इस समय। मुझे लगता है कि उनको हम बचाने में कामयाब होंगे, पर जैसे कि बोला जाता है कि गोल्डन 24 ऑलरेडी ओवर, 24 घंटे जो गोल्डन थे वो ऑलरेडी चले जा चुके हैं, परंतु उम्मीद है कि ये लोग बचा लिए जाए। 24/7 टास्क चल रहा है। वहां पे हमने एक QRMT मतलब कि एक मेडिकल रिसोर्स इमीडिएटली जो टनल के आउटलेट पे है वहां पे बनाया हुआ है। वहां पे हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर साथ हैं, और हमें उम्मीद है जैसे ही कोई भी जान वहां पे बचेगी हम उनको रिससिटेट मतलब उसको हम बचा पाएंगे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हमने क्विकली मस्टर किया है, उनको हमने इकट्ठा किया और सब तालमेल के साथ अपना कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपने सुना मेजर साहब को। फिलहाल 32 लोग की अब तक जान जा चुकी है, 206 से ज़्यादा लोग अब तक लापता है जिनकी तलाश की जा रही है। हमारे साथ अनिल राणा हमारे संवाददाता भी हैं। अनिल, अपनी बात को पूरा करें। जी बिल्कुल, जैसे कि कह रहे थे कि अभी जो विकास के साथ विनाश भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो सड़कें हैं, सड़कों का निर्माण भी बिल्कुल अभी चल रहा है, और जगह जगह ये जो कह सकते हैं कि जो श्रीनगर में जो बांध बना है उससे भी जो ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे बड़े क्षेत्र हैं उनको बाढ़ से भी बचाया गया है, यहाँ पे लोगों का कहना है। और साथ ही जो जोशीमठ का क्षेत्र है और ये कर्णप्रयाग का क्षेत्र हम कह सकते हैं, नदी किनारे जो कालेश्वर का क्षेत्र है, ये चमोली का क्षेत्र है, वहां पे भी ये लगा लीजिए आप, ये काफी लोगों को यहाँ पे प्रशासन ने राहत बांटी है। जी। और अब अनिल, अब इस बीच ये भी है कि जो मेरा सवाल था कि विभाग जो है आखिर वो समय समय पर पहाड़ों पे जाके मॉनिटरिंग क्यों नहीं करते हैं? इस तरह से जैसे हमने जलप्रलय देखा है, हमने इससे पहले उत्तराखंड केदारनाथ बाढ़ भी देखी थी, आखिर हमने उससे क्या सीखा? तमाम वैज्ञानिक, तमाम विभाग बनाए गए, आखिर ये क्या कर रहे हैं? ये वक्त वक्त पे क्यों नहीं जाते हैं पहाड़ों पर देखने के लिए कि आखिर वहां पे स्थिति क्या चल रही है? बीच बीच में कि इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। जैसे कि सबको पता है कि यहाँ पे जो उत्तराखंड का जो जोन है, ये भूकंप जोन है। पहाड़ी जो क्षेत्र, यहाँ के स्थानीय लोगों ने बार बार भूकंप का सामना किया है और विषम भौगोलिक परिस्थितियों में यहाँ के लोग निवास करते हैं। तो बीच बीच में आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं वो भी गांव वालों को जानकारियां देती है, स्थानीय प्रशासन की जो टीम है वो भी जानकारियां देती है, और लोग भी यहाँ के बिल्कुल जागरूक बने हुए रहते हैं। ठीक है। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी। अनिल राणा बहुत बहुत शुक्रिया, साक्षी पोपली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, AK बियानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शशि भूषण आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और तो तमाम इस वक्त पहले हमारे साथ हैं जिन्होंने आपदा को लेकर बड़ी वजह बताई। और मोटे तौर पे जो एक बड़ी वजह समझ में ये आ रही है कि एक तरफ तो अंधाधुंध प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अंधाधुंध टनल्स बनाई जा रही हैं, जिसे कह सकते हैं पहाड़ों को चीर कर, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि बड़े पैमाने पर जो हमारे क्या विभाग है वो नाकारा है। ये विभाग जो है समय समय पर मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पता ही नहीं चलता कि आखिर पहाड़ों पर कहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है या कहाँ पे मलबा इकट्ठा हो रहा है, और अचानक वो मलबा बह के नीचे आता है जिसकी चपेट में कई सारे लोग आ जाते हैं, और जैसा कि कई लोगों की मौतें हो जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि हमें विकास तो करना है, लेकिन विकास के साथ साथ मानक भी तय करने होंगे, विभागों को सही तरीके से काम भी करना होगा ताकि किस तरह का हादसे ना हो। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।